नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से और साथ ही साथ स्वीकार करें मकर संक्रांति की, लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। आपके जीवन में ये सूर्य नया प्रकाश लेकर के आए, नए क्षितिज लेकर के आए, नई ऊंचाइयां लेकर के आए। सब कुछ संभव हो वो हर सपने जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी संभव बैच की सीरीज में आज हमारा मुद्दा है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लैंड रिफॉर्म आजाद भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। यह घटना एक सपने से जुड़ी हुई थी और वो सपना था आजादी का सपना। दरअसल आजादी भारत में एक घटना से ज्यादा एक सपना थी। सपना इस मामले में थी क्योंकि आजादी के सपने से ढेर सारे लोगों के सपने गुथे थे, बुथे थे। किसान के लिए आजादी का मतलब था भूमि व्यवस्था में जितने भी शोषण और अन्याय के रूप है सबको समाप्त करना। किसान के लिए आजादी का मतलब था कि जो खेत को वो जोतता है उस पर उसका अपना अधिकार होना। किसान के लिए आजादी का मतलब था खेती में जो श्रम करता है उसका उसे लाभ प्राप्त होना। किसान के लिए आजादी का मतलब था जो ब्रिटिश व्यवस्था ने भू राजस्व के रूप में, माल गुजारी के रूप में किसानों पर एक बड़ा भार डाल रखा था, उन सब से मुक्ति। किसान के लिए आजादी का मतलब था जमींदार के शोषण से मुक्ति, जमींदार के आतंक से मुक्ति। तो कुल मिला जुला करके भू सुधार आजादी के आंदोलन की एक बड़ी वादे थी। आजादी के आंदोलन के दिखाए गए एक बड़े सपने थे जो नेताओं ने किसानों को दिखाया था। इसलिए आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता ही थी भू सुधार। और आजादी के बाद भारत सरकार ने जो सबसे पहला काम शुरू किया वो भू सुधारों पर ही शुरू किया। लेकिन भू सुधार की प्रक्रियाएं रुकी नहीं। भू सुधार की प्रक्रियाएं आज भी चल रही है। लैंड रिफॉर्म भविष्य में चलते रहेंगे। तो हम यात्रा करेंगे आजादी के बाद से लेकर के आज तक की भू सुधारों के अलग अलग चरणों को समझेंगे। यानी कुल मिलाजुला करके अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की कि आखिर ये लैंड रिफॉर्म होते क्या है, ये भू सुधार होते क्या है, तो लैंड रिफॉर्म का सीधा सा तात्पर्य है भूमि के स्वामित्व और रेगुलेशन में सुधार के प्रयास। यानी आजाद हिंदुस्तान में भूमि के स्वामित्व और भूमि के रेगुलेशन में सुधार के जो भी प्रयास किए वो सब भू सुधारों के अंतर्गत आते थे। ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का जो मूल चरित्र था वो ये था कि ब्रिटिश शासन में सरकार सबसे ऊपर थी और समस्त जमीन सरकार की थी। शासन ने क्या किया कि बीच में ढेर सारे जमींदारों का सृजन किया। ये गैर कृषक बिचौलिए के रूप में थे और इन जमींदारों से को एक एरिया अलॉट कर दिया गया, जैसे एक एरिया अलॉट कर दिया गया और कहा गया कि ये जमींदारी तुम्हारी रहेगी। अब इस जमींदारी के भीतर जो हमारा किसान था, जो हमारा फार्मर था, इसकी वस्तुतः स्थिति एक किराएदार की थी। किराएदार से तात्पर्य था कि यह जमीन पर तभी तक खेती करता था जब तक यह माल गुजारी के रूप में जमींदार को भू राजस्व देता था। अगर यह माल गुजारी के रूप में भू राजस्व नहीं देता था तो जमींदार इसे इसकी भूमि से बेदखल कर देता था। यानी कुल मिलाजुला करके किसान की स्थिति इसी एक किराएदार की भांति थी जो श्रम तो करता था, मेहनत तो करता था, लेकिन पूरी उपज पर भी उसका दावा नहीं था और भूमि के स्वामित्व पर भी उसका दावा नहीं था। कुल मिलाजुला करके ब्रिटिश शासन ने जो भू व्यवस्था बनाई थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, उसने इस भूमि व्यवस्था पर, इसी कृषि व्यवस्था पर निर्भर लोगों को अपमानित ही किया, उन्हें अंतहीन शोषण में ही धकेल दिया। इस व्यवस्था ने किसानों को यातना के सिवा, दुर्दशा के सिवा, पीड़ा के सिवा, अकाल के सिवा और कुछ नहीं दिया। इसलिए जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो स्वतंत्रता आंदोलन ने लैंड टू टीलर की नीति का समर्थन किया। अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भूमि जोतने वाले की नीति का हम समर्थन कर रहे हैं। भूमि पर मालिकाना हक उसी का होगा जो जमीन को जोतेगा। इसलिए जब आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार बनी तो उस पहली सरकार की पहली प्राथमिकता ही लैंड रिफॉर्म था। अब जब आजाद देश हो गया तो यह हुआ कि लैंड रिफॉर्म कैसे लाया जाए।
स्वरूप क्या हो, भारत में लैंड रिफॉर्मों का क्या स्वरूप हो, इसके लिए सरकार ने ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जेसी कुमारप्पा साहब हैं। इस जेसी कुमारप्पा साहब के अधीन एक समिति का गठन किया गया, ठीक, और कुमारप्पा साहब से कहा गया कि आप भारत में भू सुधारों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए इस पर सुझाव दिए। कुमारप्पा साहब ने जो जो सुझाव दिए, ये सुझाव ही भारत में भू सुधार कानूनों के आधार बने, यानी इन्हीं सुझावों के आधार पर भारत में भू सुधार कानून लागू किए गए। जो भारत में भू सुधार कानून लागू किए गए थे, उसका स्पष्ट उद्देश्य था कि कृषि व्यवस्था के भीतर अन्याय और शोषण के जितने भी रूप हैं, सबको समाप्त किया जाए। जो जमीन जोतने वाले लोग हैं, जो मिट्टी जोतने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी भी बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को दूर किया जाए। ये सब उस दौर की बात थी। हाँ, ये जरूर है कि जब भू सुधार लागू किए गए तो सुधार लागू करने वालों के सामने कुछ चुनौतियां थी। चुनौतियां ये थी कि भूमि कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित थी, इसमें बिचौलियों का प्रसार हुआ था, जिनका स्वयं खेती में निहित स्वार्थ नहीं था। जो भी जमींदार थे वो खुद खेती नहीं करते थे, किसान खेती करता था, और जमींदार का उद्देश्य था कि कितना अधिक से अधिक हम किसान से माल गुजारी राजस्व वसूल कर सके। यानी भूमि की किसान की स्थिति किराएदार की थी, और इस किराएदारी की स्थिति में जो अनुबंध थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, वे अपनी प्रकृति में स्वामित्व वाले थे। किराएदारों का शोषण ही सर्वव्यापी था, यानी किसान का शोषण ही सर्वव्यापी था। भू अभिलेखों का अभाव था, लैंड रिकॉर्ड्स नहीं स्पष्ट थे भी कहीं तो औपचारिक रूप से नहीं थे। इसलिए जब भू सुधार लागू किया गया तो मुकदमेबाजी की संख्या पर्याप्त बढ़ गई। यह हमारे भू सुधार लागू करने वालों की सामने चुनौतियां थी, लेकिन हमारे नेता प्रतिबद्ध बहुत थे, किसी भी कीमत पर उन्हें सुधार लागू था, इसलिए उन्होंने सुधारों की शुरुआत की। और भारत के जो पहले भू सुधार लागू किए गए, वे तकरीबन 20-22 साल तक चले। उन्हें भू सुधारों का पहला चरण कहा जाता है। बड़े क्रांतिकारी ये सुधार थे। इस भू सुधारों का जो पहला चरण लागू किया गया, उसमें सबसे पहला काम किया गया कि बिचौलियों का उन्मूलन किया गया। अर्थात जो जमींदार थे, ठीक, जो जमींदारी प्रथा थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, इस जमींदारी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी पूरी की पूरी जमींदारी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त किया गया। इसे कहते हैं बिचौलियों का उन्मूलन। इसके बाद काश्तकारी सुधार लाए गए। काश्तकारी सुधार के तहत किसान को उसकी जमीन पर हक दिया गया, किसान को उसकी जमीन पर मालिकाना हक दिया गया। और इसके बाद भूमि का पुनर्वितरण किया गया। भूमि के पुनर्वितरण के तहत भूमि जब जो अधिक लोगों में केंद्रित थी, उनसे भूमि छीन ली गई, भूमि ले ली गई और भूमि भूमिहीनों में बांट दी गई। इसे कहते हैं भूमि का पुनर्वितरण। इसे कहते हैं भूमि का पुनर्वितरण। 1950 से 1972 तक चलने वाले भू सुधार इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित थे कि बिचौलियों का उन्मूलन करना है, काश्तकारी सुधार लाना है, यानी किसान को उनकी जमीन पर मालिकाना हक देना है, हक कागज में देना है, और भूमि का पुनर्वितरण करना है। 1972 तक ये बड़े क्रांतिकारी काम थे और सरकार ने सफलतापूर्वक इनको काफी जगहों पर संपन्न भी किया। 1972 के बाद हमारे भू सुधार तीसरे चरण में प्रवेश किए, जिन्हें भू सुधारों का दूसरे चरण में प्रवेश किए, जिन्हें भू सुधारों का दूसरा चरण कहा जाता है। यह भू सुधारों का दूसरा चरण 1972 से लेकर 1985 तक चला। इस दूसरे चरण में सरकार इस बात पर फोकस कर रही थी कि कैसे हम अधिक से अधिक जो बंजर भूमि हो चुकी थी उसको उपजाऊ भूमि में तब्दील करें। कैसे कैसे हम बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करें। तमाम प्रयास किए गए, तमाम जगह हरित खेती को बढ़ावा दिया गया, हरित खाद को बढ़ावा दिया गया। जहां मिट्टी बहुत क्षारीय थी वहां पर वृक्षारोपण का काम किया गया। तमाम ऐसे काम किए गए और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील किया गया। तो दूसरे चरण में बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करने के प्रयास जारी रहे। फिर आया भू सुधारों का तीसरा चरण जो 1985 से 1995 तक चला। इस तीसरे चरण में जो 1985 से 1995 तक चला, इसमें कुछ प्रोग्राम चलाए गए। प्रोग्राम का मतलब था कि इसमें 2 काम किया गया कि कैसे जो मिट्टी मरुस्थलीय हो रही है, जो
मरुस्थल का प्रसार हो रहा है उसको कम किया जाए, और दूसरी चीज मृदा के संरक्षण पर फोकस किया जाए, खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाजुला करके इस चरण में वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, ठीक, जिसके तहत खेतों तक पानी पहुंचाने पर जोर दिया गया। इसी चरण में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम लाए गए। जो जो क्षेत्र सूखे से अधिक सूखा के प्रोन एरिया थे, यानी जहां बार बार सूखा पड़ता था, वहां नहरें लाई गई, तालाब खोदे गए, कुएं खोदे गए। इन सब से उन क्षेत्रों में जहां जहां सूखा पड़ने की संभावनाएं थी, खेती के लिए पानी उपलब्ध किया गया। साथ साथ मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, वृक्षारोपण किया गया, पौधारोपण किया गया, ताकि मरुस्थल के प्रसार को रोका जाए। एवं पूरे भारत में मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। सॉइल कंजर्वेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया ताकि मिट्टी को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। यह चरण 1995 तक संपन्न हुआ। ये चरण 1995 तक चल रहा था। उसी दौर में 1991 के आर्थिक सुधार लाए गए थे। ये 1991 के आर्थिक सुधार भारत की पूरी आर्थिक रूपरेखा को बदल रहे थे। दरअसल 1991 के आर्थिक सुधार के आते आते ही 1990 के दौर में ही भारत में कुछ नई बातें सामने आ रही थी। नई बातें ये थी कि कैसे हम भू उपयोग परिदृश्य को बदले, कैसे हम जमीन के उपयोग को परिदृश्य के बदले, और साथ साथ कैसे हम जो लैंड रिफॉर्म है, भू सुधारों से जुड़ा हुआ अगली पीढ़ी के सुधार है, और भू सुधारे से जुड़े हुए अगली पीढ़ी के सुधार भू कानूनों से जुड़े हुए थे, भू राजस्व के नियमों से जुड़े हुए थे। इनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो 1990 के बाद अगर हम भू सुधारों की प्रक्रिया देखें जो 1995 से लेकर के आज तक चल रहे हैं, इन 1995 से लेकर के आज तक चलने वाले भू सुधारों में मोटे तौर पर देखा जाए तो दो ही काम हुआ। एक, भूमि उपयोग के परिदृश्य को बदला गया। भूमि उपयोग के परिदृश्य के सामने जो संकट था, जो चुनौतियां थी, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके समाधान को ढूंढा गया। और दूसरा, भू राजस्व प्रशासन में तेजी से सुधार किया गया। ठीक, रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन अभी किया जा रहा है, चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाजुला करके 1995 से लैंड रिफॉर्म का चौथा चरण शुरू होता है और वो आज तक चल रहा है। तो इस चरण में भू राजस्व प्रशासन में सुधार किया गया, साथ साथ लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक तरफ भू राजस्व प्रशासन में भी सुधार किया गया चौथे चरण में, आज भी किए जा रहे हैं, और जो भूमि का रिकॉर्ड है उनके डिजिटलाइजेशन पर काम किए जा रहे हैं। तो इन मुद्दों पर तो हम चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर 1990 के दौर में वो बात क्या थी जो आई थी, जिस बात को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। तो 1990 के दौर में जो बात आई थी उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हमें भू सुधारों के सकारात्मक प्रभावों को देखना होगा और भू सुधारों के नकारात्मक प्रभावों को देखना होगा। फिर हम 1990 के बाद के आर्थिक परिदृश्य पर अलग चर्चा करेंगे। अगर पहले के किए गए भू सुधारों के सकारात्मक प्रभावों को देखा जाए, विशेष करके जो 1950 से लेकर 1972 के काल में चले थे, तीन सुधारों के काफी सकारात्मक प्रभाव निकले। क्योंकि सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव तो यही था, किसान को अपनी जमीन पर स्वामित्व मिला, किसान को अपनी जमीन पर काश्तकारी अधिकार मिला। ठीक, और इन दोनों में जो सरकार ने सफलता हासिल की, इस सफलताओं ने किसानों को वास्तविक आजादी दिलाई। यानी किसान तक जो आजादी की रोशनी पहुंची वो भू सुधारों के माध्यम से ही पहुंची। इन सुधारों का अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इन सुधारों का इकोनॉमी पर कई गुना प्रभाव पड़ा। क्योंकि किसान का जब जमीन पर अपना अधिकार हो गया, सरकार मालगुजारी लेना बंद कर दी, तो किसान ने सोचा कि मिट्टी हमारी है तो इस मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, खेत हमारा है, इस खेत में पूंजी और श्रम लगाएंगे और जो उपजाएंगे वो भी हमारा है। तो किसान ने जी तोड़ मेहनत की, उत्पादन तेजी से बढ़ा और इस उत्पादन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। साथ साथ इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ा। समाज का बड़ा तबका किसान था, इससे उसकी पारिवारिक आय बढ़ी, किसान की संपत्ति में वृद्धि हुई, और जब किसान की संपत्ति में वृद्धि हुई तो किसान के उपभोग का लेवल बढ़ा, वह भी जीवन की गुणवत्ता के करीब पहुंचा, वह भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने जीवन में उपभोग करने लगा।
बच्चों के बचपन की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। किसान के बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे, नौकरियों में जाने लगे, उद्योगों में जाने लगे। कुल मिलाजुला करके किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति आगे बढ़ी। साथ साथ अगर हम देखें तो पहले चरण के भू सुधारों में के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। पहले चरण के भू सुधारों का जो सबसे नकारात्मक प्रभाव ये था कि पहले चरण के भू सुधारों में बहुत अधिक मुकदमेबाजी हो गई और इसके कारण न्यायिक विलंब हुआ। अदालतों ने बहुत देर देर से फैसला सुनाया। कई कई जगह तो भू सुधारों में 40-40 साल लग गए फैसले सुनाने में, जिससे भू सुधारों को जितनी तेज होना था कई प्रदेशों में हो नहीं पाए। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके साक्षी हैं। कई जगह भू अभिलेखों का अभाव था, इससे भी बहुत दिक्कत हुई। कई जगह बेनामी भू स्वामित्व का मामला आया। दरअसल सरकार ने जब ये कहा कि अधिक लोगों से हम जमीन लेकर के और भूमिहीनों में बांट देंगे, तो जिनके पास अधिक जमीन थी उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के नाम, कई नातेदारों के नाम जमीन को ट्रांसफर कर दिया और टोटल जमीन कम दिखा दिया। इससे उनसे सरकार जमीन ले नहीं पाई। यानी कुल मिलाजुला करके जमीन पर वास्तव में उन्हीं का हक अधिकार बना रहा। इसी को बेनामी भू स्वामित्व कहते हैं। लाल फीताशाही भी रास्ते में रुकावट आई। अधिकारियों ने उतनी रुचि नहीं ली जितनी रुचि उन्हें भू सुधारों में लेनी चाहिए थी। कई प्रदेशों में यह देखा गया। कई जगह राजनेता और जमींदारों का गठजोड़ भी सामने आया। इससे हमारे भू सुधारों के क्रियान्वयन में बाधाएं आई, लेकिन कुल मिलाजुला करके अंततः भारत के भू सुधार काफी सफल रहे। इन्होंने किसानों को वास्तविक आजादी दिलवाई। अब हम थोड़ा सा 1990 के बाद के परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। 1990 के बाद के जो परिदृश्य थे, उन्होंने ही 1995 के बाद होने वाले भू सुधारों को आकार दिया और जो भू सुधार अभी सामने है। अगर हम 1990 का दौर देखें तो ये दौर है जब अर्थव्यवस्था के सामने नई जरूरतें उत्पन्न हो गई थी। अर्थव्यवस्था के सामने कई न वजह उत्पन्न हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि 1990 के दशक आते आते भारत इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि वह अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करेगा। ठीक, भारत को किसी भी कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण करना था। जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था उसके तहत करना यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर शिफ्ट करना था, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर शिफ्ट करना था। यानी अर्थव्यवस्था की जो संरचनात्मक संरचना थी, अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म था, वह कृषि से दूर जा रहा था। अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना कृषि से दूर जा रही थी। अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग कृषि की तुलना में प्रति यूनिट भूमि पर अधिक मूल्यवर्धित उत्पादन करता है। इसका मतलब अगर जितनी भूमि के टुकड़े पर, उसी भूमि के टुकड़े पर उद्योग लगा दो और उतनी भूमि के टुकड़ों पर खेती करो, तो खेती की तुलना में उद्योग अधिक उत्पादन करता था। इसलिए जरूरत थी औद्योगिकरण की ओर जाने के लिए। और जब हमें औद्योगिकरण करना था तो हमें शहरीकरण भी करना था, हमें परिवहन का भी विकास करना था, हमें बुनियादी ढांचे का भी विकास करना था। यानी औद्योगिकरण के लिए जरूरत शहरीकरण की थी, जरूरत परिवहन की थी, जरूरत बुनियादी ढांचे के विकास की थी। और ये सब खुले आसमान में तो बनेंगे नहीं, धरातल पर ही बनेंगे, धरती पर ही बनेंगे। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस की गई कि भूमि के एक बड़े हिस्से को कृषि उपयोग से हटा करके गैर कृषि उपयोग में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। यह बात महसूस की गई कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें भूमि के एक बड़े हिस्से को कृषि उपयोग से गैर कृषि उपयोग की ओर ले जाएं। ठीक, अगर हम भू उपयोग परिदृश्य देखा जाए, ठीक, तो कृषि क्षेत्र में लगभग 145 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जो कुल भूमि का 45% है। अगर हम कृषि, खनन और अन्य प्रत्यक्ष रूप से भूमि आधारित उत्पादक गतिविधियां की बात करें तो यह भारत के जीडीपी में 20% का योगदान करती है। शेष अर्थव्यवस्था जो भूमि द्रव्यमान का 1% ही उपयोग करती है, वह जीडीपी में 80% का योगदान करती है। यानी शेष अर्थव्यवस्था भूमि द्रव्यमान का 1% उपयोग करती है तो वह जीडीपी में 80% का कंट्रीब्यूशन देती है। और जो अर्थव्यवस्था भूमि उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती है, वह सिर्फ 20% का ही कंट्रीब्यूशन करती है। इसलिए सरकारों ने तय किया गया कि हम इसका समाधान निकालेंगे
और समाधान ये निकालेंगे, ठीक, कि शहरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए और विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हम गैर कृषि उपयोग को अधिक भूमि आवंटित करेंगे। सरकारों ने निश्चय किया कि हमें शहरीकरण करना है, हमें औद्योगिकरण करना है, विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, और इसके लिए इसके लिए जो गैर कृषि उपयोग है उसको हम अधिक भूमि आवंटित करेंगे। यानी कृषि युक्त भूमि को, जो कृषि के लिए भूमि थी, उसको गैर कृषि युक्त कार्यों के लिए हम देंगे। ठीक, अब यह हुआ कि कृषि भूमि को हम गैर कृषि कार्यों के लिए देंगे, तो देंगे किस तरीके से? सरकारों के सामने दिक्कत थी, क्योंकि कई जगह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जब भू अधिग्रहण कर रही थी, कई जगह सरकार भी भू अधिग्रहण कर रही थी, तो किसान और सरकारों में भी हिंसक संघर्ष हुए। कई जगह किसान और प्राइवेट सेक्टर में भी हिंसक संघर्ष हुए। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल की घटना शायद आपको याद होगी, 2006-07 के आसपास की एक घटना घटी थी, जिस घटना में सरकार और किसानों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। गोलाबारी में कई किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। ठीक ऐसी ही घटना हुई थी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जहां टाटा अपने नैनो प्लांट लगा रहे थे, वो जमीन अधिग्रहण कर रहे थे। उस जमीन अधिग्रहण में टाटा और किसानों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। फिर उसी आंदोलन से ममता बनर्जी का उदय हुआ और नंदीग्राम का मामला इतना उछला कि टाटा अपना नैनो प्लांट हटा करके गुजरात लेकर के चले गए। ये वानगी सिर्फ 2 उदाहरणों की है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में रोज घटती थी। प्राइवेट सेक्टर जा रहा था, सरकार जा रही थी, इंफ्रा का विकास हो रहा था, उद्योगीकरण हो रहा था। इसके लिए लैंड एक्विजिशन जब जब किया जाता था, भूमि अधिग्रहण जब जब किया जाता था, सरकार और किसान के बीच विवाद होता था, या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और किसान के बीच विवाद होता था। उस दौर के 4-5 साल के भारत की कहा जाए तो सामाजिक अशांति की जो सबसे बड़ी स्रोत था, यह भूमि विवाद ही था। इसलिए सरकार ने तय किया कि इस पर एक स्पष्ट कानून बनाएंगे, और इसीलिए सरकार एक कानून लेकर के आई जिसे कहा जाता है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग के लिए कैसे उपलब्ध कराया जाए, यानी भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाए। इसी कानून को शॉर्ट फॉर्म में हम भूमि अधिग्रहण कानून 2013 भी कहते हैं। तो देखते हैं भाई, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 या जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, वो कहता क्या है। ठीक, तो यह कानून सबसे पहले तो भूमि मालिकों को मुआवजा देने का अधिकार देता है। यानी कहा जाए तो यह कानून भूमि मालिकों को कितना मुआवजा दिया जाए इसी पर केंद्रित है। कहा गया कि जो भूमि मालिकों को जो भी भुगतान किया जाने वाला मुआवजा होगा, यह मुआवजा भूमि के बाजार मूल्य के गुणक और अधिनियम में वर्णित अन्य कारकों पर आधारित होगा। अर्थात कहा गया कि जब भी किसान से भूमि ली जाएगी तो जो भी भूमि का बाजार मूल्य होगा उसके गुणक में मुआवजा देना होगा। यानी उसके 2 गुना दीजिए, 3 गुना दीजिए, 4 गुना दीजिए, ऐसे गुणक में मुआवजा देना होगा। साथ साथ अन्य परिस्थितियां भी बनाई गई कि अगर उस भूमि पर कोई पक्की संरचना है, उस भूमि पर कोई दुकान है, उस भूमि पर कोई रिहायशी आवास है, तो इसके लिए भुगतान अलग से करना होगा। साथ साथ यह भी कहा गया है इस अधिनियम में कि इस अधिनियम के तहत यदि किसान से भूमि कोई प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, मुआवजा तो दे ही रहा है, साथ साथ यदि इस पुनर्वास और यदि कोई गांव यानी अस्थाई बस्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, मान लीजिए जैसे जेवर एयरपोर्ट बना है, उसके लिए कई गांवों का अधिग्रहण किया गया है, तो इसके लिए जो कंपनी जेवर एयरपोर्ट का विकास कर रही है, उस कंपनी ने किसान से जो खेत लिया उसका पैसा तो दिया ही दिया है, किसान से जो उनके गांव अधिग्रहण किए हैं उसका भी पैसा दिया है। इसके अलावा उनका पुनर्वास भी अलग से किया है, यानी उनके लिए अलग जगह पर घर बना करके, कॉलोनी बना करके उनको दिया है। सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी में शिफ्ट हुए, अर्थात उनको पुनर्वास और पुनर्स्थापना का भी लाभ दिया गया है। साथ साथ इस अधिनियम में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई जमीन बहुफसल सिंचित क्षेत्र है,
यानी मिट्टी ऐसी है कि उस पर कई प्रकार की फसलें होती हैं, वहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, तो उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक, उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत यह भी कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं या केंद्र सरकार है, ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। यानी जब भी भूमि का अधिग्रहण करने जाए तो उसका कोई पब्लिक पर्पज होना चाहिए, सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए। सड़क बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, ताकि ढेर सारे लोगों को उपयोग में आए, तभी ये भूमि अधिग्रहण होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर अगर यदि भूमि अधिग्रहण करता है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बातें स्पष्ट कह दी गई है। कह दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर निम्न प्रयोजनों के लिए ही भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा गया है, यदि कोई योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित की जा रही है, ठीक, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी और भूमि का स्वामित्व भी सरकार के ही पास बना रहेगा। उस भूमि पर स्वामित्व प्राइवेट सेक्टर का नहीं होगा। साथ साथ अगर कोई निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी भूमि अधिग्रहण कर रही है तो उसके लिए उसे पब्लिक पर्पस दिखाना होगा, लोगों का उद्देश्य, लोगों का लाभ दिखाना होगा। यह सब बात भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में लाई गई और भूमि अधिग्रहण की समस्या को इस अधिनियम ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ पूरा कर लिया। ये तो हम भूमि अधिग्रहण की एक समस्या पर विचार कर रहे थे, लेकिन बात हमने ये भी कहा था कि 1995 के बाद जो भूमि सुधार हैं वह एक तरफ भूमि राजस्व प्रशासन में सुधार की ओर जा रहे थे, तो भूमि अधिग्रहण से संबंधी जो उपजी समस्याएं थी उनका समाधान कर रहे थे, तो तीसरी तरह लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का भी प्रयास किया जा रहा था। जो भूमि के रिकॉर्ड हैं उनके डिजिटलीकरण के भी प्रयास किए जा रहे थे। ठीक, इसके तहत 2020 में सरकार एक योजना लेकर के आई जिसे कहा जाता है स्वामित्व योजना 2020। यह योजना 2020 से 24 तक चलने वाली थी, अभी इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी भू सुधारों पर जो सबसे आखिरी काम हो रहा है उसे हम स्वामित्व योजना कहते हैं। भू सुधारों पर जो आखिरी काम हो रहा है उसे हम कहते हैं स्वामित्व योजना। ठीक, तो स्वामित्व योजना क्या है? तो सीधी सीधी बात है, स्वामित्व योजना लैंड रिकॉर्ड के भू अभिलेखों के प्रमाणीकरण और डिजिटलाइजेशन की योजना है। ठीक, यानी स्वामित्व योजना भू अभिलेखों के प्रमाणीकरण और डिजिटलाइजेशन की योजना है। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि गांव के एक एक, प्रत्येक राज्य के एक एक गांव के एक एक किसान का सबसे पहले तो प्रमाणीकरण किया जा रहा है। किसान से भी कहा जा रहा है दस्तावेज लेकर आओ, और सरकार जो दस्तावेज है वो भी लेकर जा रही है। और ये खेत अगर किसान का है तो उसके दस्तावेजों का मिलान कर दिया जा रहा है, ताकि जो कई जगह भूमि का फर्जी कब्जा है, फर्जी दस्तावेज है, कहीं लेखपाल पटवारी ने इधर उधर कागज पत्र करके, किसान का बड़ा खेत था, कोई बगल में मजदूर आदमी है जोत जोत करके छोटा कर लिया है, तो जिसका जितना कागज पर जमीन है एक बार प्रमाणिक दस्तावेज बना दिया जाए, और उसके बाद जब ये प्रमाणित दस्तावेज बन जाए तो इसको डिजिटल फॉर्म में सबको उपलब्ध करा दिया जाए। यही योजना स्वामित्व योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करा दें, ताकि वे अपनी संपत्तियों का प्रयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें, ताकि वे अपनी संपत्तियों का प्रयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। इसके तहत गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके गांवों का मानचित्रण किया जा रहा है। देखो, ये ड्रोन का प्रयोग करके गांवों का मैपिंग कर रहे हैं। लोगों के जो आवास है, लोगों के घर है, उनका संपत्ति कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि इस संपत्ति कार्ड को दिखा करके बैंक से छोटे छोटे ऋण ये लोग ले सके। ये काम किया जा रहा है इस संपत्ति योजना के तहत। इसके ठीक कुछ लाभ हैं। लाभ ये है कि दरअसल भारत में जो भूमि रिकॉर्ड है, ठीक, जो भारत में एक जो भूमि रिकॉर्ड है
वह अक्सर एक निर्णायक शीर्षक के बजाय एक अनुमानित शीर्षक पर आधारित है। इसलिए एक बार जब मैपिंग हो जाएगी और संपत्ति कार्ड बन जाएंगे तो उससे किसान को कई लाभ होंगे। जैसे किसानों को आसानी से ऋण दिलवाने में सहायता मिलेगा। किसान अपना जमीन, अपना घर गिरवी रख करके ऋण ले लेगा क्योंकि उसके पास संपत्ति कार्ड है। भूमि संबंधी जो विवाद हैं और जो मुकदमे हैं उनसे ग्रामीण समाज एकदम त्रस्त हो रहा है। किसान का खर्च हो रहा है, किसान बहुत दबाव और तनाव में है, तो ये मुकदमे काफी कम हो जाएंगे। साथ साथ सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि जो गांव में ग्रामीण बुनियादी ढांचा है, इन ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण हम कैसे करें, कहाँ स्कूल बनाए, कहाँ हॉस्पिटल बनाए, क्या करें कि भूमि अधिग्रहण आसान हो जाए। इसके अलावा धीरे धीरे सरकार चाहती है कि कभी न कभी एक दिन हमें संपत्ति कर पर तो पहुंचना ही पड़ेगा, यानी जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक संपत्ति है उनसे भी कर लें, तो इसका मार्ग भी अभी से प्रशस्त हो जाएगा। भविष्य में सरकार के पास आंकड़े रहेंगे कि किसका बड़ा घर है, बड़ा खेत है, बड़ा जमीन है। साथ साथ ये भी है कि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करना, यानी कोई व्यक्ति किसी भी संस्था से, बैंक से, किसी भी फाइनेंस कंपनी से ऋण लेने जाएगा तो आप अपनी संपत्ति कार्ड दिखा करके ऋण ले लेगा, यानी उसकी जो ग्रामीण आवासीय संपत्तियां उसका क्या हो जाएगा, मुद्रीकरण हो जाएगा। तो ये सब इसके लाभ है। इसके साथ साथ इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बजट 2024-25 में इसी भू सुधारों को आगे बढ़ाते हुए बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने, पिछले साल जो बजट आया था, वित्त मंत्री ने एक डीपीआई की घोषणा की। ठीक, ये डीपीआई क्या है? तो वित्त मंत्री ने कहा कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, डिजिटल पब्लिक, ठीक, पब्लिक इंफ्रा बनाएंगे, यानी ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसका नाम होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। वित्त मंत्री ने कहा कि एक साल में, यानी इसी 24-25 में हम कम से कम 6 करोड़ किसानों का भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से, ठीक, डिजिटल रूप से ठीक, इस पर उपलब्ध कराएंगे। इस एक साल का टारगेट है। फिर सरकार कह रही है कि आगे देश के सभी किसानों का भूमि रिकॉर्ड इस पर उपलब्ध होगा। सभी किसानों का भूमि रिकॉर्ड इस पर उपलब्ध होगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब सभी रिकॉर्ड इस पर उपलब्ध होगा तो इससे 3 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, ठीक, अगर इसके फायदे की बात की जाए तो इसके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जब भी बैंक इत्यादि से लोन लेने जाएगा तो बैंक ये नहीं मना कर सकेंगे कि ये तुम्हारे भूमि का दस्तावेज है, ठीक नहीं है, सही नहीं है, गलत नहीं है। और किसान को बार बार कचहरी में भाग करके, तहसील में भाग कर रिकॉर्ड भी नहीं बनाना पड़ेगा। किसी प्रिंटर की दुकान पर जाएगा, 2 रुपया देगा, अपना नंबर बताएगा, खेती का सारा कागजात निकल जाएगा। दूसरा, गांव में विवाद कम होंगे, क्योंकि ये जमीन उनकी है, उतना उनका है, इसको लेके विवाद होते हैं और इस विवाद से मुकदमेबाजी होती है और ये मुकदमेबाजी किसानों के जी का जंजाल बन गई है। इन सबसे भी फायदा होगा, भारत के किसानों का एक डाटा आएगा। तो यही थी भू सुधारों की यात्रा जो 1952 से हुई थी और अब तक चल रही है। जब हम लोग लैंड रिफॉर्म पढ़ते हैं तो हमने कई गाइडों इत्यादि में देखा है कि लैंड रिफॉर्म का मतलब वो समझते हैं कि 1952 से लेकर 1950 से लेकर 1972 तक जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जो किसानों को उनकी जमीन पर अधिकार दिए गए, या जो अधिक
जिनके पास भूमि थी उनसे लेकर के भूमि का पुनर्वितरण भूमिहीनों में किया गया, यही भू सुधार है। जी नहीं, ये भू सुधारों के पहले चरण है। भू सुधारों के 4 चरण हुए, चौथा भी वर्तमान में चल रहा है। और आज का भू सुधार इस पर केंद्रित हो गया है कि अधिक से अधिक कितनी जल्दी हम समस्त लैंड रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण कर लें, डिजिटलाइजेशन कर लें और हर किसान को उसका भूमि का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध करा दें। तो यह यात्रा रही लैंड रिफॉर्म की, जो शुरू हुई थी जेसी कुमारप्पा समिति के सुझावों पर और पहुंच गई है बजट 2024-25 में। तो हमने एक क्रम से बता दिया। अब थोड़ा सा एक छोटे से मुद्दे की बात करते हैं। वो मुद्दा है इरिगेशन। इरिगेशन, सिंचाई। यहां हम सिंचाई के उन साथ की बात नहीं करेंगे। सिंचाई को आपने भूगोल में पढ़ा होगा, पढ़ते ही हैं। तालाबों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई, कुओं से सिंचाई, बावड़ियों से सिंचाई, पंपों से सिंचाई। यहां हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम इकोनॉमी में उस इरिगेशन की बात करेंगे जिस पर अभी सरकार का फोकस है। अभी सरकार सिंचाई को लेकर के क्या आर्थिक नीति अपना रही है, ठीक, यानी इरिगेशन को लेकर के सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम एक बात समझें, भारत में वाटर क्राइसिस की ओर चलते हैं। वाटर क्राइसिस इन इंडिया, वाटर क्राइसिस इन इंडिया। एक समिति बनी थी, मिहिर शाह समिति, थोड़ा वहीं से चर्चा करते हैं। मिहिर शाह समिति, मिहिर शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक खतरनाक बात कही थी। मिहिर शाह समिति कहा था कि भारत वाटर क्राइसिस की गंभीर श्रेणी का देश है, यानी गंभीर वाटर क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है, यानी गंभीर जल संकट एकदम मुहाने पर खड़ा है, गंभीर जल संकट वाला देश है, गंभीर जल संकट वाला देश है। क्या है? गंभीर जल संकट वाला देश है। क्यों कहा? उसके 2-3 आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मानसून हर साल आ जा रहा है। किसी साल मानसून ने धोखा दिया, ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो, तो खेत तो छोड़ दीजिए, पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। तो दरअसल अगर हम वाटर के 2 रूपों की बात करें, वाटर के 2 रूपों की बात करें, एक होता है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, और दूसरा होता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ये 2 रूप का पानी है, एक है सरफेस वाटर और एक है ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर अर्थात जो पानी नदियों में है, नदियों में, जो पानी तालाबों में है, जो पानी कुओं में है, कुएं में, जो पानी नहरों में है, गौर से देखिए, इस पूरे पानी को हमने प्रदूषित कर दिया है। यह पानी प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित, पीने योग्य है ही नहीं, पीने योग्य है ही नहीं, पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। रही बात ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे का पानी है, वह भी प्रदूषित हो चुका है। खेतों में हमने इतने फर्टिलाइजर के इस्तेमाल किए, इतने कीटनाशक का इस्तेमाल किए कि एक तरफ यह प्रदूषित हो चुका है, तो दूसरी तरफ जहां नहीं प्रदूषित हुआ है
वहां हुआ क्या है कि हमने इतने पंप लगा लिए, हमने पंपिंग से हमने इतने नलकूप लगा लिए कि ग्राउंड वाटर बहुत अधिक निकाल लिया। जमीन के नीचे पानी है ही नहीं, जमीन के नीचे पानी नहीं है। आप कहोगे ना गुरुजी, हम तो अपना मोटर चलाते हैं तो बोरिंग चलने लगता है। जमीन के नीचे पानी का मतलब होता है कि अगर 3 साल तक मानसून न आए तो इतना पानी होना चाहिए कि पंप लगा के निकाल लें। भारत का पानी ऐसा नहीं है। 1 साल मानसून धोखा दे तो सारा जो बोरिंग मोटर है सब चौक कर जाएगा, पानी नहीं निकलेगा। यानी भारत वाटर क्राइसिस में है। अगर हम मीठे पानी की बात करें, जो पीने योग्य पानी है, मीठे पानी की बात करें, तो इस मीठे पानी फ्रेश वाटर की बात करें तो इसका 80% कृषि में इस्तेमाल होता है, कृषि में इस्तेमाल होता है। और यह कृषि में जरूरत से ज्यादा बर्बाद होता है, जरूरत से ज्यादा बर्बाद होता है। जरूरत कम की है, इस्तेमाल खूब हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बर्बाद होता है, जरूरत से ज्यादा बर्बाद होता है। बोरिंग लगा दिए हैं, स्विच ऑन कर दिए, पानी खेत में भर ही रहा है। तो इस ग्राउंड वाटर की बर्बादी को कैसे रोका जाए? तो ये हुआ कि सिंचाई की नई तकनीकी लाई जाए। ठीक, यानी इस बर्बादी को रोकना है, बर्बादी को रोकना है। क्या करना है? बर्बादी को रोकना है, बर्बादी को रोकना है। और बर्बादी को रोकना है तो सिंचाई की नई तकनीकी लाना है, सिंचाई की नई तकनीकी। और जो सिंचाई की नई तकनीकी लाना है उसके लिए सरकार एक वो नई तकनीकी है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। ठीक, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, वो नई तकनीकी है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। तो भारत में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेकर के आई। अब कहोगे पहले ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन क्या है? यह ड्रिप इरिगेशन दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं ड्रिप और एक को कहते हैं स्प्रिंकल। तो पहले देखिए ड्रिप क्या चीज होती है। ड्रिप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, ये खेत है, यहां आपने लगाया है पौधा, नाली बनाया है, ऐसे ऐसे नाली में ऐसे आपने पौधा लगाया है, पौधा आपका एकदम लहलहाती फसल हो रही है, लहलहाती फसल हो रही है। ठीक, अब ड्रिप इरिगेशन में क्या किया जाता है, इसी के आसपास एक पानी की पाइपलाइन गुजार दी जाती है, यहां से भी एक पाइपलाइन गुजार दी गई है। यहां पानी का पंप लगा दिया जाता है, पंप। यहां पर पानी का क्या लगा दिया गया है? पंप, पंप। पंप से पानी निकल रहा है, एक बड़ी पाइपलाइन से उसे ले जाया जाता है और बड़ी पाइपलाइन ऐसे गुजरती है, ठीक, और यहां से ऐसे जुड़ी होती है। पानी लगाना है खेत में तो ये 10 मिनट इस पंप को चला दो, आधे घंटे चला दो, यहां से बूंद बूंद करके पानी टपक जाता है, बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसीलिए कई जगह इस सिंचाई को टपक सिंचाई भी कहते हैं। यह है ड्रिप इरिगेशन, जड़ों में सीधे पानी दे रहे हैं, कम पानी अधिक सिंचाई। ठीक, दूसरा है, अब मान लो यहां तो हर फसल लाइन से लगाना पड़ेगा, जो फसल लाइन से ना लगाया जाए तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए खेत में आपने खूब फसल लगाई हुई है, ठीक, खूब फसल लगाई हुई है,
यह आपकी फसल है, गेहूं की लगाई हुई है, ठीक, यह आपकी फसल है, गेहूं की लगाई हुई है। बीच में एक पाइप लाई जाती है और एक फवारा टाइप की व्यवस्था बना दी जाती है। बीच में एक पाइप लाई गई, ठीक, और यहां से एक फवारा टाइप की व्यवस्था बना दी जाती है। अब ये फवारा चलेगा, खूब पानी चारों तरफ छिड़केगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, सीढ़ीदार क्षेत्रों में, खेतों में। इसे कहते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। इस ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 2015 से ही सरकार एक योजना चला रही है जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 2015 में लाई गई। इसके तहत सरकार इजराइल से टेक्नोलॉजी ले रही है और सरकार कह रही है कि पूरे के पूरे देश में हम ड्रिप इरिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। इस ड्रिप इरिगेशन को माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है, सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है। तो सरकार कह रही है इस ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई 2015 में। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया है, माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया है, ठीक। इस माइक्रो इरिगेशन फंड को MIF कहा जाता है और यह बनाया है अपने बैंक नाबार्ड के अधीन। किसके अधीन बनाया है, नाबार्ड के अधीन। इसके तहत सरकार हर साल बजट लेकर के आती है। अब जैसे मान लीजिए ये सरकार है, ठीक, ये सरकार है, सरकार लेकर के आ रही है क्या, बजट। सरकार लेकर के आ रही है क्या, बजट। और इस बजट में सरकार हर साल 5,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दे रही है। नाबार्ड को दे रही है। नाबार्ड से सरकार कह रही है कि एक बनाओ माइक्रो इरिगेशन फंड। नाबार्ड ने बनाया हुआ है माइक्रो इरिगेशन फंड और ये 5,000 करोड़ रुपए हर साल नाबार्ड के माइक्रो इरिगेशन फंड में डाल दिए जा रहे हैं। और इस माइक्रो इरिगेशन फंड में जो 5,000 करोड़ हैं, इससे सरकार नाबार्ड उधार दे रहा है, लोन दे रहा है। किसको, राज्यों को, स्टेट्स को, भारत के राज्यों को। ये मान लीजिए अगर भारत थोड़ा बढ़िया वाला भारत बनाए तो यह लोन दे रहा है किसको, अब जैसे मान लीजिए यह भारत, ठीक, इस भारत के राज्य हो गए, तो लोन दे रहा है किसको, स्टेट्स को, राज्यों को। कुछ इनको दे दिया, कुछ इनको दे दिया, कुछ इनको दे दिया, कुछ पैसा इनको दे दिया, इन सब लोगों को पैसा दे रहा है और कह रहा है कि अपने यहाँ, ठीक, ड्रिप इरिगेशन का विकास कीजिए। ड्रिप इरिगेशन का अपने यहाँ विकास कीजिए। अपने यहाँ क्या कीजिए, सूक्ष्म सिंचाई का विकास कीजिए। तो अभी अर्थव्यवस्था में सिंचाई पर यह बात चल रही है, इसको हमने जरूरी समझा लैंड रिफॉर्मों के साथ साथ समझाना। अर्थव्यवस्था में सिंचाई पर यह बात चल रही है। तो छोटा सा टॉपिक था लैंड रिफॉर्म और इरिगेशन। इस लैंड रिफॉर्म और इरिगेशन को हमने समाप्त किया और इकोनॉमी में बस यही इरिगेशन देखना है। लैंड रिफॉर्म को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी भी पढ़ते वक्त लोग 1950 से 72 पर ही रुक जाते हैं, एकदम आज तक आना है। हमने JC कुमारप्पा समिति से लेकर के और इस साल बजट में क्या हुआ उस तक क्रम से बता दिया। यही प्री का है, यही मेंस का है। एक भी अगर प्री में सवाल आएगा लैंड रिफॉर्म से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीक फिर अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ।